ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है माता पिता परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, पहली कक्षा से लेकर आज तक शायद ही आपने कभी इतनी लंबी छुट्टियां पाया है ना? बच्चों, क्या आप लोगों ने अब्राहम लिंकन, लाल बहादुर शास्त्री जी और कन्नड़ा के सुमेरु साहित्यकार डीवी गुंडप्पा जी के बचपन को जाना है? अब तक नहीं जाना तो बिल्कुल उनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि अब्राहम लिंकन और डीवी गुंडप्पा जी को प्राथमिक शिक्षा बहुत ही मुश्किल से मिली। लाल बहादुर शास्त्री जी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिला तो बहुत मुश्किलें उठाकर, फिर भी इन लोगों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की और अपने जीवन में मुकाम पाया। तो चलिए इसी प्रेरणा के साथ हम आज की कक्षा को शुरू करेंगे। आज की कक्षा में हम शब्द परिचय से अवगत होंगे, वाक्य परिचय प्राप्त करेंगे और गिनती से भी परिचित होंगे। तो अब हम देखेंगे कि शब्द परिचय के अंतर्गत किन किन विषयों से हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णों के समूह से संबंधित, वर्णों के सार्थक समूह से संबंधित और सरल शब्दों के रूप से भी हम अवगत होंगे। तो चलिए अब देखेंगे कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला के अंतर्गत हमने बहुत सारे भागों को पहचाना, जैसे अ से औ तक स्वरों को अम अह योगवाहक के रूप में, क से म तक वर्गीय व्यंजन, य से ह तक अवर्गीय व्यंजन, क्ष त्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन के रूप में हमने पहचाना। बच्चों, अगले अंश तक जाने से पहले चलिए हम एक कहानी सुनेंगे। यह किसी और की कहानी नहीं है, बल्कि बस आपकी ही कहानी। कल्पना करो कि एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत ही बड़ा। उस समुद्र में आप अपने मोटर बोट से तेजी से जा रहे हो, बहुत ही तेजी से। मोटर बोट में जाते समय आपके सामने एकाएक बहुत सारे व्हेल और शार्क आ गए। तो सोचो आप कैसे बचेंगे? ज़्यादा मत सोचिएगा, बस कल्पना करना छोड़ दीजिए, अपने आप बच जाएंगे। तो चलिए इसी खुशी के साथ हम अगले अंश तक जाएंगे। बच्चों, अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको खाली स्थानों को भरना है। जैसे यहाँ पर बादल का चित्र है और बाद में लड़की। यहाँ पर देखिए बच्चों, बादल इस शब्द का अंतिम अक्षर, लड़की का पहला अक्षर। और यहाँ पर देखिए अगले चित्र जो संगीत का चिन्ह है और दूसरा है तलवार। यहाँ पर शब्दों को देखिए, संगीत, तलवार। अब अगले चित्रों को देखिए, सांप, पक्षी। सांप का अंतिम अक्षर और पक्षी का पहला अक्षर। मुस्कान, मुखौटा। बच्चों, अगर इस तरह आप शाब्दिक अंताक्षरी करते जाएंगे तो बहुत सारे शब्दों का ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे शब्दों के बारे में। अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों में हम दो प्रकार देखते हैं, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनसे कोई अर्थ निकले, जैसे आपका नाम, भारत, हिमालय, कावेरी आदि। और निरर्थक शब्द वो हैं जो सिर्फ ध्वनि का अनुकरण करते हैं, जैसे चिक चिक, टिक टिक, ये सब निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो अब हम दो वर्णों के अमात्रिक शब्दों को जानेंगे। और दो वर्णों के अमात्रिक शब्द, यहाँ पर बच्चों शायद आप लोगों ने अपनी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बाल गीत सुना है ना? तो इसी तरह यहाँ पर एक बाल गीत है।
मैं पहले एक बार गाऊंगी, बाद में आप लोगों को इसे दोहराना पड़ेगा। तो चलिए एक बार सुनेंगे। जय चल घर चल अब घर चल, डर मत मत डर कह सच सच, हठ मत कर मत अब तब, डर मत मत डर कह सच सच। क्या मेरे साथ और एक बार गाएंगे आप? तो चलिए। जय चल घर चल अब घर चल, डर मत मत डर कह सच सच, हठ मत कर मत अब तब, डर मत मत डर कह सच सच। तो अब हम अगले 2 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की जानकारी पाएंगे। यहाँ पर देखिए, फल, धन, चल, गज, खग। अब देखिए बच्चों, इन शब्दों का विभाजित रूप कैसे होता है। यहाँ पर हर एक शब्द या व्यंजन में आप लोगों को व्यंजन, स्वर और मात्राएं आप पा सकते हैं। घर का विभाजित रूप होगा घ प्लस अ प्लस र प्लस अ। अब दूसरा उदाहरण देखिए, पा के लिए एक ही मात्रा है पेड़ में, तो यहाँ पर विभाजित रूप होगा प प्लस ए प्लस ड प्लस आ। उसी प्रकार आम। तो चलिए अब हम 3 वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों से परिचित होंगे। यहाँ पर भी एक बाल गीत प्रस्तुत है, उसी तरह मैं एक बार गाऊंगी, बाद में आप लोगों को दोहराना पड़ेगा। तो चलिए गाएंगे। अमर आ अमर इधर आ, मटर चक गरम गरम मटर चक मटर चक, नरम नरम मटर चक, गरम नरम मटर चक, नरम गरम मटर चक। तो क्या मेरे साथ और एक बार गाएंगे। अमर आ अमर इधर आ, मटर चक गरम गरम मटर चक, नरम नरम मटर चक, गरम नरम मटर चक, नरम गरम मटर चक। तो चलिए अब इन 3 वर्णों से बनने वाले शब्दों को जानेंगे, जैसे भारत, भजन, औरत, कमल, लहर। तो यहाँ पर भी हम शब्दों के विभाजित रूप को देख सकते हैं, जैसे किसान शब्द में क प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस आ। इसी तरह आप कलम का विभाजित रूप देख सकते हैं और मगर का विभाजित रूप देख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे 4 वर्णों के अमात्रिक शब्दों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक बाल गीत प्रस्तुत है, तो उसी तरह एक बार मैं गाऊंगी, पीछे आपको दोहराना पड़ेगा। तो सुनिए। असलम उठ सरकस चल, झटपट कर सरकस चल, झटपट उठ कर सरकस चल, टम टम आई सरकस चल, नटकट मत बन सरकस चल, अब टम टम पर चढ़कर सरकस चल। तो दोहराएंगे और एक बार। असलम उठ सरकस चल, झटपट कर सरकस चल, झटपट उठ कर सरकस चल, टम टम आई सरकस चल, नटकट मत बन सरकस चल, अब टम टम पर चढ़कर सरकस चल। तो इसी प्रकार अब और एक बार हम 4 वर्णों वाले शब्दों से परिचित होंगे, जैसे बर्तन, झटपट, दशरथ, कटहल। यहाँ पर जो कूड़ादाने का चित्र है, जिसमें हम रद्दियाँ और कूड़े कचरे फेंकते हैं, यह है कूड़ादान। तो यहाँ पर भी इसमें हम विभाजित रूप को देख सकते हैं। क प्लस ऊ प्लस ड प्लस अ प्लस द प्लस आ प्लस न प्लस आ। इसी तरह अदरक का विभाजित रूप और इसके बाद आसमान, इसका विभाजित रूप भी हम देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तालिका दिया गया है। यहाँ पर देखिए अ मात्रा वाले शब्द जैसे अनार, अरुण, भारत, हाथ। ई मात्रा वाले शब्द तितली, चीनी। ऐसे बच्चों आप लोगों के लिए एक सलाह है,
आप रोज 4 अक्षरों को इस तरह तालिका में लिखिए और उसके अंतर्गत उस अक्षर या मात्राओं से उच्चारित होने वाले सभी शब्दों को उसमें लिखते जाइएगा। तो बहुत ही जल्दी आपके पास एक बहुत बड़ा शब्दकोश तैयार होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए हमें कोई नई किताब खरीदना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं। आप अपने आसपास के वस्तुओं को देखकर उनका नाम लिखते हुए अपने शब्दकोश बना सकते हैं। जैसे आप जहाँ बैठे हो कुर्सी, आप क्या देख रहे हो? दूरदर्शन। दूरदर्शन के पीछे क्या है? दीवार। दीवार पर क्या टंगा है? घड़ी। घड़ी के पास क्या है? तस्वीर। घर से बाहर जाएंगे तो क्या देखेंगे? आंगन, पेड़, पौधे। इसी तरह बहुत सारे सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, रंगों के नाम लिखते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपके पास एक बहुत बड़ा शब्दकोश तैयार होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम कुछ पहेलियों को जान लेंगे। तो क्या यहाँ पर जो अक्षर है र, सो और जो खाली जगह है उसके बाद गु, शु आगे बढ़ा है, तो इन खाली जगहों में आप क्या भर सकते हो? कुछ सोचा? ज़्यादा मत सोचिएगा। वे सब वारों के नाम हैं, जैसे रविवार, सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अगला जो पहेली है इसे देखिए। हाँ, बिल्कुल पहचाना कुछ बच्चों ने। यह है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान की 2 पंक्तियाँ, जन गण मन। हाँ, अब अगला पहेली हम देखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये शब्द आगे से भी पढ़ो, पीछे से भी पढ़ो, एक ही तरह से उच्चारित होंगे, जैसे सरस, कनक, लाला आदि। अब इस तालिका को देखिए, जो अलग रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब हैं क्रियाएं, जैसे खाना, गाना, लिखना, हंसना, देखना। क्रियाओं को भिन्न रंग में आप लोगों ने पहचाना ना। बच्चों, आप लोगों को अब फिर से सोचना पड़ेगा। तो क्या आप में से पहचान सकेंगे कि यह चिन्ह क्या है? क्या कुछ बच्चों ने क्या कहा? अंग्रेजी का उल्टा वी? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही पहचाना। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेत जोतने के लिए जाएंगे वो ज़रूर पहचानेंगे कि यह हल का एक चिन्ह है। हाँ, बिल्कुल सही हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, हल खेत में क्या काम करता है? मिट्टी को या भूमि को विभाजित करता है। जी हाँ, इसी तरह हल के इस चिन्ह को यहाँ पर अगर हम किसी व्यंजनाक्षर के नीचे इस हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वह उस अक्षर को विभाजित करेगा। बच्चों, आप लोगों को याद रखना होगा कि खड़ी पाई वाले व्यंजन अपने आप विभाजित होते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण है क, ग, ये अपने आप में विभाजित होते हैं, लेकिन जो अक्षर या जो व्यंजन अपने आप में विभाजित नहीं होते उनके नीचे इस हल चिन्ह को लगाकर विभाजित किया जाता है। तो इसी से बनते हैं हलंत अक्षर, हल चिन्ह के प्रयोग से। जिस प्रकार आप कन्नड़ा में अक्षर के नीचे लिखकर हलंत अक्षर को बनाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में अक्षर के नीचे हल चिन्ह को लगाकर इस हलंत अक्षर को बनाया जाता है या हलंत अक्षर को लिखा जाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हलंत अक्षर का अगला रूप है संयुक्ताक्षर। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, यहाँ पर एक ही जाति के व्यंजन के साथ स्वर मिलकर सजाती संयुक्ताक्षर बने हैं। तो अब हम देखेंगे विजाती संयुक्ताक्षरों के बारे में। बच्चों, क्या कभी आप लोगों ने अपने बड़े भाई बहन जो अभी 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके मुँह से शायद सुना होगा, मुझे तो हिंदी बहुत पसंद है, मैं हिंदी को आसानी से सीख सकता हूँ, लेकिन लिखते समय मेरे अंक कटते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप 8वीं कक्षा से ही विजाती संयुक्ताक्षरों को सही तरीके से लिखना सीख लेंगे तो अपने आप आपके हिज्जे की समस्या या वर्तनी की समस्या सुधर जाएगी। तो
तो चलिए हम उदाहरण के अनुसार देखेंगे। यहाँ पर देखिए सरस्वती। सरस्वती में हम जिस प्रकार विजातीय संयुक्त अक्षरों का उच्चारण करते हैं उसी तरह उन्हें लिखना पड़ेगा। जैसे सरस्वती, आधा उच्चरित करते हैं तो आधा लिख दिया। सरस्वती वह पूर्ण उच्चरित करते हैं तो पूर्ण रूप से वह को लिखा। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, पुस्तक। यहाँ पर इस पुस आधा उच्चारण किया तो आधा लिखा, पुस्तक त पूर्ण उच्चारण किया तो पूरा लिखा। अब जो चौथा उदाहरण है, आप टेस्ट में देखिए आप लोग, आप प आधा उच्चारण करते हैं तो आधा प या हलंत अक्षर पा लिखा। टेस्ट, आप टेस्ट त पूर्ण रूप से उच्चारित करते हैं तो वहां पर एक ही मात्रा त के लिए लगाकर ते को पूर्ण रूप से लिखा गया। तो अगर आप इसी तरह विजातीय संयुक्ताक्षर लिखते समय ध्यान देंगे तो आपकी वर्तनी की समस्या बिल्कुल ही सुधर जाएगी। तो बच्चों, अब हम रा के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रा को हम 3 रूपों में प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाला जो र की मात्रा है, यह अक्षर के बाद इसका उच्चारण होता है। जैसे चंद्र उच्चरित करके देखिए, चंद्र, द के बाद र का उच्चारण हुआ वहां पर। दूसरा जो है वह है अर की मात्रा, जो अक्षर से पहले उच्चरित होता है। जैसे सूर्य, अर्क, है ना। तो अब जो तीसरा रूप है रा की मात्रा का, तो इसे हम ट, ड और छ व्यंजनों के साथ ही उच्चरित करते हैं। उदाहरण के लिए वहां पर देखिए राष्ट्र, मेट्रो, ट्रेन आदि। तो बच्चों, आपको हिज्जे या वर्तनी की समस्या को हल करने के लिए यहाँ पर और एक सलाह है, अपनी मातृभाषा की सहायता से हिंदी में सही हिज्जे लिखना सीखना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कन्नड़ा के कुछ पंक्तियाँ हैं और याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर अनुवाद नहीं करना है, बस लिपि को सुधार कर लिखना है या लिपि का परिवर्तन करके लिखना है। इसे हम लिप्यंतरण लेखन कहते हैं। किसी तीसरी भाषा को सीखते समय या तृतीय भाषा हिंदी को सीखते समय यह बहुत ही आसान तरीका है। अपने मातृभाषा की 2 या पंक्तियों को प्रतिदिन लेना, उन्हें हिंदी में लिपि को परिवर्तित करके लिखना, इसे हम लिप्यंतरण लेखन कहते हैं। इसका अभ्यास करते रहेंगे तो अपने आप आपके हिज्जे की समस्या बहुत ही आसानी से सुलझ जाएगी। बच्चों, यहाँ पर और एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को अक्षरों को नहीं पढ़ना है, मगर उन अक्षरों में छिपे रंगों को पहचानना है। जैसे यहाँ पर आप लाल बोलेंगे तो वहाँ पर हरा रंग है, संतरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर नीला रंग है, नीला पढ़ेंगे वहाँ पर लाल रंग है, काला पढ़ेंगे तो वहाँ पर बैंगनी रंग, सफ़ेद बोलेंगे तो वहाँ पर काला रंग आपको देखने को मिलेगा। बच्चों, अब हम वाक्य परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्यों का उदाहरण है। बच्चों, याद रखिएगा, पास वाले व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करने के लिए हमें यह और ये का प्रयोग करना पड़ता है। यह एक वचन है और ये बहुवचन। और एक बात को याद रखिए आप लोग, बिना बिंदी वाला है एक वचन में प्रयोग होगा, तो बिंदी सहित हैं बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। यहाँ पर यह लड़का है, ये लड़के हैं, यह किताब है, ये किताबें हैं। और पास रहने वाली वस्तुओं को सूचित करने के लिए यह भी कहेंगे कि यहाँ कुर्सी है। तो अब अगला उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य, वह लड़की है, वे लड़कियाँ हैं, वह कलम है, वे कलमें हैं। दूर रहने वाले व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करने के लिए हमें वह और वे का प्रयोग करना पड़ेगा। वह एक वचन के रूप में और वे बहुवचन के रूप में। उसी तरह बिना बिंदी वाला है एक वचन के लिए, बिंदी सहित हैं बहुवचन के लिए। और दूर रहने वाली चीज़ को सूचित करने के लिए हमें वहाँ शब्द का प्रयोग
करना पड़ता है, जैसे वहाँ कुर्सियाँ हैं। तो अब हम सर्वनामों से बने कुछ वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। इसे जानने से पहले आप लोगों को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन इनकी स्पष्ट जानकारी रखनी होगी। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, मैं लड़का हूँ, एकवचन। मैं लड़की हूँ, एकवचन। हम लड़के हैं, बहुवचन। हम लड़कियाँ हैं, बहुवचन। और अगला उदाहरण देखिए, तू लड़का है, तू लड़की है। इन वाक्यों को पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को तू, तुम और आप में निहित अंतर को समझना पड़ेगा। तू सर्वनाम का प्रयोग अपने छोटे उम्र के बच्चों के लिए, तुम अपने समवयस्कों के लिए, आप अपने से बड़े माता पिता गुरुजनों को संबोधित करने के लिए आप सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम और कुछ सर्वनामों से बनने वाक्यों से परिचित होंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन और बहुवचन संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करनी होगी। यहाँ पर देखिए, यह लड़का है, ये लड़के हैं। यह लड़की है, ये लड़कियां हैं। वह लड़का है, वे लड़के हैं। वह लड़की है। तो अगले अंश तक जानने से पहले चलिए बच्चों हम एक कहानी सुनेंगे। नहीं, ये वो वाली कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना है। मगर बच्चों, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के लिए एक गतिविधि है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस कहानी के बाद जो भी गतिविधि दी जाएगी उससे आपको अवगत भी होना पड़ेगा। तो चलिए हम कहानी सुनेंगे। एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में कुछ बच्चे गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए खेलते खेलते गांव के बाहर तक पहुंच गए। चलते चलते वे बच्चे एक बगीचे में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ बहुत सारे आम फलों से भरा पड़ा है। उन आमों को देखकर लड़कों ने सोचा कि चलो इस पेड़ पर चढ़कर हम बहुत सारे आम तोड़ लेंगे। तो इसी तरह सब बच्चे बहुत तेजी से आम के पेड़ पर चढ़ गए और बहुत सारे आमों को तोड़ लिया। इसे दूर में रहने वाले माली ने देख लिया और वह सोचने लगा कि इन बच्चों से आमों की रक्षा कैसे करे। तुरंत उसने दूर से आवाज लगाई, अरे भागो भागो, उस पेड़ पर भूत है, भूत। भूत का नाम सुनते ही सभी बच्चे वहां से भाग खड़े हो गए। तो माली आम के पेड़ के नीचे आ गया और तसल्ली से सांस ली। चलो, सभी बच्चे भाग गए। तभी पेड़ की ऊपरी डाली से उसे आवाज सुनाई दी, अरे ओ माली भैया, कहाँ है भूत? मुझे तो ढूंढने पर भी नहीं मिला। यह आवाज सुनकर माली बहुत आश्चर्य में पड़ गया। तो इसी तरह बचपन में पेड़ पर चढ़कर भूत को ढूंढने वाला वही बालक था नरेंद्र, जो आगे चलकर श्री स्वामी विवेकानंद के नाम से सारे भारतीय युवाओं को प्रेरणा स्रोत बने। उनका यही राय है, जैसे हमारे जी नरसिम्हैया जी कहा करते हैं कि सवाल किए बिना किसी चीज़ को स्वीकार मत करो। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा हम लोगों के लिए सदा के लिए है बच्चों। जैसे धैर्य ही जीवन की शक्ति है, डर ही जीवन की दुर्बलता है। तो अब हम कुछ गतिविधियों को जान लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आप लोगों को इस कहानी को फिर से हिंदी में याद करना पड़ेगा और हिंदी में जो अक्षर मिलते हैं उससे शब्द बनाइए और इस कहानी में से जो शब्द आपको मिलेंगे उससे वाक्य बनाइए। यहाँ पर उदाहरण देखिए, गांव, बाहर, आम, बचपन और कुछ जो कहानी के शब्द हैं इनसे वाक्य बनाए गए हैं। तो अब हम अगले विषय आज का जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ 1 से 20 तक गिनती को लिखा गया है, लेकिन जब तक आप पाठशाला जाएंगे तब उसके अंदर ही आप लोगों को 1 से 100 तक गिनतियों को सीखकर अपने
अध्यापकों को सुनाना पड़ेगा। तो इसमें अब हम कुछ भिन्न संख्याओं को जान लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक गोलाकार में हम 4 भाग बनाएंगे तो उसमें से एक भाग होगा 1/4 भाग, और इसके बाद जो बचेगा वह होगा 3/4 भाग। अगर इस 3/4 भाग में भी हम 1/4 भाग को ले लेंगे तो वहाँ पर बचेगा आधा। चलिए बच्चों, अब हम इनका नाम जानेंगे। तो जो 1/4 भाग था वह है पाव, 3/4 भाग जो थे वो है पौना, और जो आधा था यह है। मगर बच्चों, अगर हम इन भिन्न संख्याओं को किसी अन्य संख्या के साथ उच्चारित करेंगे तो उनका नाम और रूप बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन विशेष रूप से आप लोगों को यह याद रखना पड़ेगा कि आधा संख्या को कि 1 के साथ मिलाएंगे तो उसका नाम होगा 1.5, और उसी आधे भाग को 2 के साथ उच्चारित करेंगे तो वह होगा 2.5 या 2.5। इसके बाद जो 1/4 भाग था पाव, इसे अगर हम किसी संख्या के साथ उच्चारित करेंगे तो इसका नाम होगा 3.25, 5.25। इसी प्रकार आधे भाग को किसी संख्या के साथ उच्चारित करेंगे तो 3.5, 5.5। और वहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण में दिया गया है, पौने को उच्चारित करते समय हमें आगे की संख्या से उच्चारित करना पड़ेगा, क्योंकि इस यहाँ पर उदाहरण के अनुसार 3.25, इसका अर्थ है 3 भाग में से 1/4 भाग कम। तो बच्चों, ये थे आज के विषय। अब हम अगली अवधि में गृह कार्य के रूप में कुछ चीज़ों को अभ्यास करेंगे। जैसे कि इस कक्षा में हम लोगों ने अब तक जो भी सीखा उससे संबंधित कुछ गृह कार्य हैं, इसे ध्यान देकर आप लोग अभ्यास कीजिए। जब आप पाठशाला जाएंगे तो अपने अध्यापकों से ज़रूर जांच कराइएगा। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर उदाहरण है, यहाँ पर पिताजी शब्द को विभाजित करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार 2 और एक प्रश्न है आप लोगों को विभाजित रूप में, इसे मिलाकर आप लोगों को शब्द बनाना पड़ेगा। अब जो दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप लोगों को विभाजित करके लिखना होगा। यहाँ पर जो उदाहरण में है मकान, म प्लस क, म प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस न प्लस अ। इसी प्रकार मुर्गा या संस्कृति, इन दोनों को भी आपको लिखकर अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, अब कुछ और चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो चित्र है यह क्या है? मोर, और यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और जो दूसरा है वह चित्र है 3 सिन्हों वाला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें एक सिन्ह का मुख पीछे छिपा है। और तीसरा चित्र है राष्ट्रीय पुष्प कमल, और चौथा चित्र है बाघ, जिसे हम राष्ट्रीय प्राणी के रूप में हमारे संविधान ने स्वीकार किया। अब अगला चित्र देखिए बच्चों, ये है ध्यानचंद जी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसके पितामह हैं। तो क्या बच्चों आप लोग जानते हैं, ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी बनने से पहले भारतीय सेना में भी कार्यरत रहे। बच्चों, अब आप लोगों को 2 और अंशों के बारे में ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, और इसके रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी। और हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसके रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। बच्चों, यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग, जन गण मन राष्ट्रगान है तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सही और गलत दोनों हिज्जे हैं, वर्तनी का दोष है इसमें, लेकिन आप लोगों को सही वर्तनी चुनकर लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया गया है व्यक्ति, व्यक्ति, लेकिन सही वर्तनी होगा व्यक्ति। इसी तरह 4 और उदाहरण हैं आप लोगों के सामने। अब इस तालिका में देखिए, कुछ पर्यायवाची शब्द हैं और कुछ विलोम शब्द। पहले शब्द के लिए एक पर्यायवाची शब्द को भी ढूंढना पड़ेगा, और इससे
और इसके लिए विलोम शब्द को भी, जैसे पुरस्कार का पर्यायवाची है इनाम और इनाम का विलोम शब्द है तिरस्कार। यहाँ पर सिर्फ 4 उदाहरण है बच्चों, लेकिन आप घर में बैठकर अभ्यास कीजिएगा और 4 या 5 इसी तरह पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्दों की सूची बनाइए। तो अब हम गिनतियों से संबंधित गृह कार्य या अभ्यास कार्य की जानकारी लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 से 30 तक गिनतियों को सीखकर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और 30 से ही नहीं बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगी कि 100 तक सीखकर अपने अध्यापकों को दिखाइए या सुनाइए। तो अब जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर भिन्न संख्याएं दिए गए हैं, इन्हें आप लोगों को अक्षरों में लिखना पड़ेगा। बच्चों, आशा है आज की कक्षा में हम लोगों ने शब्दों से संबंधित, वाक्यों से संबंधित और गिनतियों से संबंधित स्पष्ट जानकारी प्राप्त की। मैं मंजुला KS, सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा विभाग, दोड्डबेल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामांतर जिले में हिंदी शिक्षिका के रूप कार्यरत हूँ। धन्यवाद। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ